हो सो हेलो पीपल, दिस योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। वापस हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले इंटरनल ऑडिट करा है एंड देन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे PSC ऑडिट, राइट। सो ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। 4-5 तरीके के ऑडिट है PSU में। परफॉर्मेंस ऑडिट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बाकी 4 ऑडिट है जो एक ही पेज में आ गए। परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए सेपरेट पेज है, तो इस तरीके से 2 पेज में हमारा PSC ऑडिट खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 तरीके के ऑडिट: फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एक प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो FCCPP, फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोप्राइटरी, प्रोफेशनल। अब फिनेंशियल ऑडिट क्या है? ऑडिट विच इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसका काम है कि सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, ठीक है। तो ऑडिट जो कंडक्ट हुआ है जहाँ पे हम सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं। कवरेज क्या है? एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट, देखो पहले मैं फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट, सारे फिनेंशियल वाले पोर्शन को हाईलाइट कर लेता हूँ। फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ठीक है, इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन, ठीक है। और चलो स्टार्ट ही करते हैं, वो फिनेंशियल वाला वो वर्कआउट नहीं करेगा, राइट। तो कवरेज क्या है? एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड। तो फिनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन और इवेल्युएट करना, एंड एक्सप्रेशन ऑन ओपिनियन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फिनेंशियल रिकॉर्ड से ही तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम एग्जामिन और इवेल्युएट करेंगे और हम जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन दे देंगे। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन। जो फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन है, तो फिनेंशियल रिकॉर्ड तो हो गया, फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे, इंक्लूडिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस। हम फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे। 1 सेकेंड, ओके हाँ, तो हम फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन फिनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन, जहाँ पे इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, साथ ही साथ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट असिस्ट इन सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो असिस्ट करता है, काय के लिए असिस्ट करता है? इन सेफगार्डिंग एसेट। तो क्या बोला है? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट असिस्ट इन सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो वही है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या करते हैं? एसेट को सेफगार्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं एंड आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्यूरेटली और कंप्लीटली फिल्ड अप हो तो उसमें मदद करते हैं। तो उसको इवेल्युएट करना है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हमने एक बार उसको पढ़ तो लिया है, हम ये क्या इसमें बोलना चाह रहे हैं कि एग्जामिन करना और इवेल्युएट करना है। इधर भी एग्जामिन करना और इवेल्युएट करना, इधर भी इवेल्युएट करना। इस तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। सो क्या समझा हमने कि एग्जामिन और इवेल्युएट करना। सबसे पहले एग्जामिन और इवेल्युएट करना फिनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन। तो स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन को हमको जो है, या तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट, ऐसा कर देता हूँ। सो वही बात आती है कि एग्जामिन एंड इवेल्युएट करना फिनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन एंड स्टेटमेंट। फिर इवेल्युएट करना तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब ये क्यों करना? इंटरनल कंट्रोल फिनेंशियल ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट को इवेल्युएट करना, तो इसलिए इवेल्युएट करना, क्योंकि ये ही जो है इंटरनल कंट्रोल, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होगा तो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट होगा और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो यही सेफगार्डिंग ऑफ एसेट और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है, तो इस बात का ध्यान। और एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है एक्सप्रेसली ओपिनियन देना, तो एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यही कवरेज है फिनेंशियल ऑडिट का, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी ऑडिट समझते हैं। तो मीनिंग वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ, इधर हम ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करें, इधर सिर्फ ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करें, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड नहीं है। ऑन द टेस्ट 3 टेस्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट में, 3 टेस्ट है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो 3 टेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो यही बात है कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो 3 टेस्ट होते हैं, public interest, commonly accepted custom and standards of conduct. Emphasis: instead of too much dependence on document, voucher and evidence, मतलब substance over form, सिंपल सी बात है। too much dependence on document, voucher, evidence, it shift the emphasis to the substance। तो अपना emphasis दे रहा है वो substance of the transaction को and look into the appropriateness।
तो वो सब्सटेंस, वो ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस में एंटर होता है. एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएट देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. तो एम्फेसिस क्या है? इंस्टेड ऑफ मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, वाउचर और एविडेंस को, तो अपना एम्फेसिस उसने शिफ्ट किया सब्सटेंस के ऊपर. ठीक है. एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ, तो सब्सटेंस के साथ साथ अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस. ठीक है. तो ये जो है लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस, तो एम्फेसिस कर रहा है सब्सटेंस एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ. सो इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट, वाउचर, एविडेंस, तो ये इसने एम्फेसिस शिफ्ट किया सब्सटेंस के ऊपर. एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएट देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस ऑन अ कंसिडरेशन. तीन चीज़ें वो कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. दी थ्री कंसिडरेशन. सो हमने क्या पढ़ा? 3 टेस्ट पढ़े, 3 कंसिडरेशन हमने पढ़े, राइट. अब प्रिंसिपल्स, एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड. अब जो एक्सपेंडिचर है ना, वो नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड. जितना डिमांड करता है उससे ज़्यादा खर्चे नहीं होना चाहिए. एंड एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी. तो क्या बोला इधर, क्या बोलते इधर कि एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड. जितना ऑकेजन डिमांड करता है तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड. एंड एवरी ऑफिशियल, इधर ऑफिशियल को बोला है, एवरी ऑफिशियल शैल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस. तो उसको एक उतनी ही डिग्री ऑफ विजिलेंस लगाना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. तो उसको लगाना चाहिए उतनी ही डिग्री ऑफ विजिलेंस, उसको लगाना चाहिए उतनी ही डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. तो उसको इतना ही विजिलेंट होना चाहिए एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वो जो एक्सरसाइज करता है अपने मनी पे. तो वही बात है कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइमा फेसी मोर नहीं होना चाहिए. जितना डिमांड है, ऑकेजन डिमांड करता है इतना एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑकेजन डिमांड करता है इतना एक्सपेंडिचर से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए. ठीक है. और जो भी एवरी ऑफिशियल है वो उतना ही विजिलेंट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी. द अथॉरिटी एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर. तो वही है, एक और प्रिंसिपल है. ये 4 प्रिंसिपल याद रखना कि ये बात आती है अथॉरिटी की. तो अथॉरिटी एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर. अथॉरिटी क्या एक्सरसाइज कर रहा है? पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर. ठीक है. वो सैंक्शन कर रहा है एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्रू टू इट्स ओन एडवांटेज. अपने एडवांटेज के लिए यूज मत कर लेना. ठीक है. फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. तो ओन एडवांटेज के लिए यूज मत कर लेना. ठीक है. पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के लिए जो है वो फंड को यूटिलाइज मत कर लेना. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन, कोई अदर रेम्यूनरेशन जो है, कोई अदर चांसेस या कोई अदर आपको एरिया ही नहीं मिले, तो नो अदर रेवेन्यू इज केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट द मैनेजमेंट पर्सनल. तो कोई भी अदर रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर रेवेन्यू नहीं होना चाहिए टू केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट द मैनेजरियल पर्सनल. क्या देखो, रेम्यूनरेशन तो मिल रहा है पर मेरे को इस अदर एवेन्यू से ना इनडायरेक्टली बेनिफिट भी मिल रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन कोई भी जो है एवेन्यू नहीं ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए. तो कोई भी ऐसे अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए जो इनडायरेक्टली बेनिफिट करे मैनेजरियल पर्सनल को, एम्प्लॉयज़ को और अदर्स को. ठीक है. तो कोई भी अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए. तो 4 प्रिंसिपल्स है. सबसे पहले तो जितना ऑकेजन डिमांड करता है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए और ऑफिसर को उतना ही विजिलेंट होना चाहिए जितना एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी पे होता है. ठीक है. और उतना ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए. तो ये हमने जो ऑकेजन की बात करी. फिर हमने पढ़ा कि सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर, ओन एडवांटेज के लिए सैंक्शन एक्सपेंडिचर नहीं करे. फंड ओन पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए वो यूज़ नहीं करे. और कोई अदर एवेन्यू भी ओपन नहीं हो अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन, कोई अदर एवेन्यू ओपन नहीं हो जो इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है मैनेजरियल पर्सन को, एम्प्लॉयज़ एंड अदर को. ठीक है. तो ऊपर अपन जैसे अपन बोल सकते हैं कि की पॉइंट्स अपन निकाल लेते हैं. तो वही अगर हम इधर बात करें तो विजिलेंट एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर विजिलेंट होना चाहिए और जितना ओकेजन है उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए और विजिलेंट होना चाहिए. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जैसे पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सरसाइज करता है जितना विजिलेंस अपने मनी पे. जब आप सैंक्शन कर रहे हो एक्सपेंडिचर तो अपने एडवांटेज के लिए आप सैंक्शन मत कर देना. ठीक है. तो नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एडवांटेज के लिए आप यूज़ कर रहे हो. और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जब फंड का यूटिलाइजेशन है तो पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के लिए नहीं करना. और एग्रीड रेम्यूनरेशन, अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन
ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम एग्री डिटर्मिनेशन कोई अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए जो इनडायरेक्टली बेनिफिट करे। तो कोई अदर जो है एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए जो इनडायरेक्टली बेनिफिट करे। अब प्रोप्राइटरी एलिमेंट इन कारो, अब प्रोप्राइटरी एलिमेंट, अब कारो के अंदर ये प्रोप्राइटरी एलिमेंट है, तो ये याद रखना पड़ता है कि प्रोप्राइटरी एलिमेंट है कारो के अंदर। तो प्रोप्राइटरी एलिमेंट अगर हम कारो में देखें तो इसके 3, 7, 8, 9, 10, 11, तो 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 15, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 3 और 15, तो ऐसे करके 7 एलिमेंट जो है वो प्रोप्राइटरी एलिमेंट है कारो के अंदर, ठीक है। तो हम वो कारो के एलिमेंट हम देख लेंगे, ठीक है। अब आती है बात कंप्लायंस ऑडिट की, तो यही बोला है इसमें, कितना टाइम हो गया इसमें, 10 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लायंस ऑडिट मीनिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अथॉरिटी आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। क्या बोला समझ में नहीं आया, चलो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा है इसमें, इंडिपेंडेंट असेसमेंट। तो ये भी इंडिपेंडेंट असेसमेंट है और वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर, ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात करता है। ये कोई ऐसा वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन या फिनेंशियल रिकॉर्ड और ओपिनियन फिनेंशियल सिस्टम और ट्रांजेक्शन ये सब नहीं देखना। क्या बोलता है डायरेक्ट, वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना सब्जेक्ट मैटर पे, वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अथॉरिटी आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। तो गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अथॉरिटीज आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। कंप्लायंस ऑडिट आर कैरिड आउट बाय असेसिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो जो कंप्लायंस ऑडिट है वो कैरिड आउट हो रहा है बाय असेसिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो जो कंप्लायंस ऑडिट हो रहा है आर कैरीड आउट बाय असेसिंग वेरियस एक्टिविटीज। आप बहुत सारी एक्टिविटी को असेस करते हो, जब बहुत सारी एक्टिविटी को असेस करके कंप्लायंस ऑडिट करते हो, तो कंप्लायंस ऑडिट आर कैरीड आउट बाय असेसिंग वेरियस एक्टिविटीज असेसिंग वेदर, कंप्लायंस ऑडिट आर कैरीड आउट बाय असेसिंग वेदर एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द अथॉरिटीज विच गवर्न द ऑडिटेड एंटिटी। तो हमको ये देखना है कि जो कंप्लायंस ऑडिट है are carried out by assessing whether activities, financial transaction and information comply with all material respect। जो compliance हो रहा है तो comply in all material respect, ठीक है, whether with the authorities which govern the audited entity। तो जो authority govern कर रही है audited entity को, ठीक है, तो यही है कि विद अथॉरिटी, तो उनके जो रूल्स है उसको कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही, सिंपल सी बात है। तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना है गिवन सब्जेक्ट मैटर का इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अथॉरिटीज आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। तो अथॉरिटी ने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके रखे होंगे और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वही है कि कंप्लायंस ऑडिट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर, वो एक एप्लीकेबल अथॉरिटी द्वारा जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वेदर एक्टिविटी, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, वो कंप्लाई हो रहे हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में, 100% नहीं पर मटेरियल रिस्पेक्ट में कंप्लायंस हो रहा है। सो क्या है कि ये जो अपन ने पढ़ा कि एप्लीकेबल अथॉरिटी डिफाइन करती क्राइटेरिया एंड कंप्लाई अकॉर्डिंगली, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको करना चाहिए और कंप्लाई अकॉर्डिंगली करना चाहिए सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में। तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और कवरेज, अब इधर कवरेज का आता था, देखो थोड़ा सा धीरे चल रहा है बट अब इसको आप देखो मीनिंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी फिर स्टार्ट, तो फिर उसके बाद हम जो है कैरी अच्छे से कर लेते हैं। खैर, कवरेज में कंप्लायंस ऑडिटिंग में भी कंसर्न विद रेगुलरिटी। तो कंप्लायंस ऑडिट में भी कंसर्न विद, किससे कंसर्न होता है, रेगुलरिटी, प्रोप्राइटी। तो रेगुलरिटी अध्यरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया। तो रेगुलरिटी क्या है, अध्यरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया, कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो फॉर्मल क्राइटेरिया। तो अध्यरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का अध्यरेंस एक फॉर्मल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अध्यरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया इमेनेटिंग फ्रॉम रिलेवेंट लॉज। अभी जो क्राइटेरिया आता है कहाँ से आता है, इमेनेटिंग फ्रॉम रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू द एंटिटी। सो क्या देखा हमने कि एप्लीकेबल अथॉरिटी डिफाइन करती क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया को कंप्लाई करना पड़ता है मटेरियल रिस्पेक्ट में, और क्राइटेरिया जो इमेनेट होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वही रेगुलेशंस, लॉज एंड एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू द एंटिटी। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर प्रोप्राइटी की ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो वही ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स का ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो पब्लिक ऑफिशियल का एथिकल कंडक्ट और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा कि रेगुलरिटी, देखो कंप्लायंस में भी कंसर्न विद द रेगुलरिटी, कि जो एक सब्जेक्ट मैटर है वो फॉर्मल क्राइटेरिया को अध्ययर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो फॉर्मल क्राइटेरिया इमेनेट फ्रॉम लॉज, रेगुलेशन, एग्रीमेंट जो भी है। फिर प्रोप्राइटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल, तो जनरल प्रिंसिपल का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल का ऑब्जर्वेशन की साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल हो रहा है कि नहीं। वाइल रेगुलरिटी इज द मेन फोकस ऑफ कंप्लायंस ऑडिटिंग, सबसे पहले तो रेगुलरिटी होना चाहिए, ठीक है। सो यही अपन ने पढ़ा कि ठीक है, तो वाइल रेगुलरिटी इज द मेन फोकस ऑफ कंप्लायंस ऑडिटिंग, तो रेगुलरिटी तो एक मेन फोकस ऑफ कंप्लायंस ऑडिटिंग। प्रोप्राइटी इज इक्वली पर्टिनेंट टू पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट, प्रोप्राइटी इज इक्वली पर्टिनेंट टू पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट, तो ये पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में प्रोप्राइटी इक्वली पर्टिनेंट है, जरूरी है। इन विच देयर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस, तो इन विच देयर आर सर्टन एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो भाई रेगुलरिटी एक मेन फोकस है कंप्लायंस ऑडिटिंग का, रेगुलरिटी एक मेन फोकस है कंप्लायंस ऑडिटिंग का। प्रोप्राइटी इज द इक्वली पर्टिनेंट, प्रोप्राइटी भी जरूरी है, ठीक है। तो इधर यही था कि रेगुलरिटी इज द मेन फोकस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, पर प्रोप्राइटी भी इक्वली पर्टिनेंट इन द पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट इन विच देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कंसर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स। अब आती है बात कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है कि असेसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, तो इधर क्या है पब्लिक इंटरप्राइज, इधर बात आ रही है पब्लिक इंटरप्राइज की, तो पब्लिक इंटरप्राइज की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को असेस करना अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, ठीक है। तो असेसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, तो इधर क्या बोल के रखा कि ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, तो पब्लिक इंटरप्राइज की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को देखना, ठीक है, अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया को देखते हुए, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया को देखते हुए, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया को देखते हुए, तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया को देखते हुए जो है हम इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज असेस करेंगे, तो असेस करेंगे ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, ठीक है। तो कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को असेस करेंगे। अब एरिया कवर्ड वेरी फ्रॉम इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज, अब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में तो हमको इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस चेक करनी है, तो एरियाज देखने हैं, और इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐसा भी नहीं देखना है, पूरे पब्लिक इंटरप्राइज का देखना है, कोई ऐसा भी नहीं डिसीजन ओरिएंटेड कुछ ऐसा देखना है कि मैनेजमेंट डिसीजन की इफिशिएंसी देखनी है या चीज़ों को तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमको तो पूरे पब्लिक इंटरप्राइज का देखना है। तो अब एरिया कवर्ड वेरी फ्रॉम द इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज, तो जो एरिया कवर्ड है वो इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज वेरी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरप्राइज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन। तो भाई इंटरप्राइज का नेचर क्या है, इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑपरेशंस क्या है, तो इंटरप्राइज का नेचर क्या है, ठीक है, इंटरप्राइज किस टाइप के ऑपरेशंस और इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नो डिपेंडिंग ऑन द नो, ठीक है। तो मेजर एरियाज क्या है, इधर सबसे पहले एरियाज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, तो अब इधर कवरेज क्या है, कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, कि जो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट है विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, तो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट ये चेक कर लो, पता कर लो कि भैया सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही, कि जो आपने कॉस्ट की प्लानिंग करके रखी है और ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, तो कॉस्ट के ओरिएंटेड से देख ले कि ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट कितना दिखा है विद द अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट। दूसरा प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट बाय सब इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, तो आपको ऑपरेशनल आउटपुट और जबकि आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी का कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देख लो कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, रिटर्न क्या है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर, R&D प्रोग्राम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्रोसीजर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अनड्यू वेस्ट और अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मैन एंड मशीन, तो आपने क्या देखा कि अनड्यू वेस्ट हो रहा है क्या, ठीक है, अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मैन एंड मशीन, तो अनड्यू वेस्ट हो रहा है, कुछ टाइम है जो पूरा अनप्रोडक्टिव है, तो वेस्ट अनड्यू वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव टाइम है फॉर मैन एंड मशीन, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ और इवन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अनड्यू वेस्ट है, कोई अनप्रोडक्टिव टाइम है, टाइम भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं है, अनड्यू वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव टाइम है फॉर मैन एंड मशीन, ठीक है, और वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ इवन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टफुल अनप्रोडक्टिव टाइम हो रहा है, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ और इवन नॉन यूटिलाइजेशन, तो या तो यूटिलाइजेशन वेस्टफुल हो रहा है या नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको हम कैसे समझें,
ओके तो इसको याद करने का तरीका देखो, एक तो अपने कॉस्ट कंपैरिजन कर लिया कि ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट से हमने कंपैरिजन कर लिया, फिर ऑपरेशनल आउटपुट को इंस्टॉल कैपेसिटी से कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो पता कर लिया कि अनयूटिलाइज कैपेसिटी क्या है, तो आउटपुट और कॉस्ट से हमने देख लिया। फिर एक सीक्वेंस है कि सीक्वेंस है वैसा समझने का कि हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्लान रेट ऑफ रिटर्न हम जो है डिसाइड करते हैं क्या इतना रिटर्न हम कमाएंगे। फिर बात आती है कि हम इसको प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेजर चूज करते हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करा, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हमने जो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करा, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हमने देखे कि किस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिस्टम, तो ये सब हमने देखा, ठीक है। तो ये तो ऑपरेशनल बातें हो गई कि ठीक है। तो इधर 3578 की जो हम बात करें तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन है, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी कुछ फ्लॉज रहेंगे तो इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे, इफेक्टिव इकोनॉमिकल प्रोसीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम देखते हैं। और अनड्यू वेस्ट हो रहा है क्या, अनप्रोडक्टिव टाइम हो रहा है क्या, तो अनड्यू वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव टाइम है, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन या इवन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कुछ ऐसा वेस्ट हो रहा है, फालतू का वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट भले ही वो टाइम का वेस्टेज हो तो उसको बोल देते हैं अनप्रोडक्टिव टाइम, अनड्यू वेस्ट आपने जनरली लिख दिया अनप्रोडक्टिव टाइम, और वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अनड्यू मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, इनफैक्ट नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से 4 ऑडिट खत्म हुए हैं, और ठीक है यार 20 मिनट है यार, 5-5 मिनट सबको दिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। अब आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी और फंक्शन। क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, तो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पर सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, असेसमेंट करना है ऑफ परफॉर्मेंस। तो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोग्राम का, एक्टिविटी का, फंक्शन का। तो जैसे कि लिट एएफ होता है तो वैसे ही प्रो एएफ, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, फंक्शन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या क्या आप जो है असेसमेंट कर रहे हो, परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर रहे हो, देखो परफॉर्मेंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस किसका, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोग्राम का, एक्टिविटी का, फंक्शन का। तो बात वही होती है कि प्रो एएफ का मतलब है पीआर से प्रोग्राम का, ओ से है ऑर्गेनाइजेशन का, ए से है एक्टिविटी का, और एफ से है फंक्शन का। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, तो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना, तो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना एविडेंस का फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑफ एविडेंस, ठीक है, फॉर द पर्पज, काय के लिए कर रहे हैं, हमको परफॉर्मेंस असेस करना है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्ली जो है जो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और जो है ए से एक्टिविटी, फंक्शन, वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव, काय के लिए, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। ये हम जो कर रहे हैं टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ताकि आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़े, एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, वो हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, बाय पार्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी एंड इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन, ताकि वो ओवरसी और इनिशिएट करे करेक्टिव एक्शन। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि उनको जवाबदेही बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जवाबदेही तो बढ़ेगी, साथ ही साथ वो हेल्प करेगा टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ेगी। तो एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये 3 एलिमेंट है छोटे, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होता है कि मिनिमाइज द कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट हो जाए रिसोर्सेज की, यूज फॉर एन एक्टिविटी, कम से कम कॉस्ट यूज होना। इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब हम इकोनॉमी को इवेल्युएट करते हैं तो इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इम्प्लाई करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर रिसोर्सेज हैव बीन यूज इकोनॉमिकली। जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी क्या होता है कि मिनिमाइज करना कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी, ठीक है। तो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी, इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो जब हम इवेल्युएट करते हो इकोनॉमी को, तो कि इवेल्युएट करते हो क्या मिनिमम कॉस्ट लगाए क्या, मिनिमम से मिनिमम लगाए क्या, तो जब आप इवेल्युएट करते हो इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ये इम्प्लाई करता है कि एक ओपिनियन फॉर्म करना वेदर रिसोर्सेज हैव बीन यूज इकोनॉमिकली एंड एक्वायर्ड इन ड्यू टाइम, रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिकली ही एक्वायर हुए हैं ना का,
और एक्वायर्ड है इन ड्यू टाइम पे एक्वायर हुए हैं इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब EOQ, मतलब कि EOQ है कि नहीं प्रॉपर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट बेस्ट प्राइस आप ऑर्डर करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट की बात करता है ये कि मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी तो ये बोलता है मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम ऑफ इनपुट, तो इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करता है मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, ये मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम इनपुट और मिनिमम इनपुट फॉर एन गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो एग्जामिनिंग एफिशिएंसी कवर द एस्पेक्ट लाइक साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस, ये तभी होगा जब आपका प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस साउंड होगा, तो आपका जो प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है वो साउंड है, और आप रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आपकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करते हो, कॉस्ट इफेक्टिवली आप ऑब्जेक्टिव को मीट करते हो, तो आपकी साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो आपकी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड है, तो आपकी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड है, और आप इफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, तभी ऐसा हो सकता है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है मिनिमम इनपुट में। मतलब आप पढ़ाई को ही देख लो, ठीक है, आपके नोट्स प्रॉपर्ली आप प्रोक्योर करते हो, ठीक है, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई करने की प्रोसेस अच्छी है, तो इफेक्टिवली ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और आप कॉस्ट इफेक्टिवली मीट कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को, कि जितने अटेम्प्ट में करना है उसी अटेम्प्ट में आप मीट कर रहे हो, मतलब एफिशिएंट हो। तो मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट ये मैटर करता है, और इफेक्टिवनेस, मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, तो मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट, ओके। सो यही है कि मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, तो हमको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, कि कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट, कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। इट विल कवर द फॉलोइंग, क्या कवर होगा, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, तो डिटरमाइन करना एक एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक आपने अचीव करा डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, तो डिटरमाइन द एक्सटेंट। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, तो डिटरमाइन करा एक एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक आपने अचीव करा है डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम को असेस करना है, डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव्स, तो ठीक है आपने 80% अचीव करा है, ठीक है, और इफेक्टिवनेस उसको असेस कर लो आप, और डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव, क्या मैनेजमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव देखे हैं क्या टू कैरी प्रोग्राम एट लोअर कॉस्ट, ये भी तो देखो। असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, असेस द एडिक्वेसी, ठीक है, असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ये इफेक्टिवनेस हो गया, एंड इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और फिर बाकी हमको यही है कि ये तो इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन तो है, तो यही बात है, इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, तो मिनिमाइज द कॉस्ट करना, इवेल्युएट करना कि भैया इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ड्यू टाइम पे, बेस्ट प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी में, EOQ जो भी है, फिर इनपुट आउटपुट रेशियो की बात है, तो वो तो तभी होगा जब आपने प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस, वही है कि आपके वो नोट्स एग्जाम का मैं इधर रेलेवेंस ले एग्जाम की इधर से मैं समझ सकता हूँ कि साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस है कि मेरे को कौन से नोट सिलेक्ट करना है, कौन सी फैकल्टी के साथ पढ़ना है, CATV के साथ पढ़ना है क्या, तो इफिशिएंटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास दोस्त है, उसका इफिशिएंटली यूज़, मेरी ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, मेरे पढ़ाई करने का तरीका क्या है, और मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कॉस्ट इफेक्टिवली मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे नोट्स प्रोक्योरमेंट की प्रैक्टिस है, मेरे दोस्त जो है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और फिर मेरा खुद का पढ़ाई करने का तरीका, और फिर मैं अपने मीटिंग ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिवली, तो मैं कॉस्ट इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर यही बात आती है मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट टू द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, तो किस एक्सटेंट में आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट, तो मेजरमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, किस एक्सटेंट तक आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करा है, ठीक है, और difference between the intended impact and actual impact. It will cover the following: determine the extent to which program achieve, कितने extent तक आपने उसने अचीव करा है, effectiveness of program देख लो, क्या अल्टरनेट तरीके से आपने सोचा है क्या करने का लोअर कॉस्ट पे, फिर एडिक्वेसी देख लो मैनेजमेंट कंट्रोल की, तो असेस द एडिक्वेसी ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की एडिक्वेसी देख लो, तो असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, तो असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की एडिक्वेसी देख लो,
तो असेस द एडुकेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की एडुकेसी देख ली एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशन का, तो ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है, इफेक्टिवनेस में। अब आती है बात, अब फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। देखो आप परफॉर्मेंस ऑडिट प्लान कर रहे हो, आपने एलिमेंट भी बता दिए हैं, तो फैक्टर टू बी कंसिडर सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ द पोटेंशियल यूजर। सबसे पहले नीड ऑफ द पोटेंशियल यूजर, जरूरत देखो पोटेंशियल यूजर की, नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर, ठीक है, पोटेंशियल यूजर की नीड देखो, पहले जरूरत। तो सबसे पहले हमने जरूरत देखी, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑडिट। तो सबसे पहले जरूरत देखी पोटेंशियल यूजर्स की, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑडिट, और फिर हमने अंडरस्टैंडिंग करी प्रोग्राम की, समझो कि किस प्रोग्राम को ऑडिट कर रहा है। तो वही बात आती है कि नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर, ठीक है, कि पोटेंशियल यूजर की नीड क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम टू बी ऑडिट, फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है जो हमको कंप्लाई करना है, जो भी मैनेजमेंट कंट्रोल है जो हमको देखने के हैं, क्योंकि अभी अपन ने मैनेजमेंट कंट्रोल में पढ़ा कि इंश्योर करना कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई क्राइटेरिया नीड टू इवेल्युएट मैटर्स सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो आइडेंटिफाई करना क्राइटेरिया नीड टू इवेल्युएट मैटर सब्जेक्ट टू ऑडिट, तो वही ना, आइडेंटिफाई करना क्राइटेरिया को, नीड टू इवेल्युएट मैटर सब्जेक्ट टू ऑडिट, नीड टू इवेल्युएट मैटर सब्जेक्ट टू ऑडिट, ठीक है ना, वो क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया से हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है, मैटर्स को। फिर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये दो आइडेंटिफाई किया गया कि हमको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन प्रीवियस ऑडिट के जो अफेक्ट करता है करंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। तो प्रीवियस ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो हमको ये देखना है कि उसमें करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये क्या अफेक्ट कर रहे हैं करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव को। पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस एंड कंसीडर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दीज डेटा। तो सोर्सेस ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस एंड कंसीडर द वैलिडिटी। तो हमको पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर टू बी कंसीडर, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना सोर्स ऑफ डेटा और उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड कंसीडर वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट मे बी यूज्ड। क्या वर्क ऑफ, ठीक है, क्या वर्क ऑफ अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट मे बी यूज, तो क्या बोल के रखा है कि वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट मे बी यूज टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव। क्या हम जो वर्क है अदर ऑडिटर का और एक्सपर्ट का, क्या हम वो यूज करें टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, ठीक है, तो हम दूसरे ऑडिटर और एक्सपर्ट का भी वर्क यूज कर सकते हैं क्या टू सेटिस्फाई द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑडिटर ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू ऑडिट, ठीक है, और एक रिटर्न ऑडिट प्लान बनाना है। तो ठीक है, अभी अपन ने क्या बोला है कि रिटर्न ऑडिट प्लान बनाना है और सफिशिएंट स्टाफ और रिसोर्सेज तो चाहिए। फिर चलो ठीक है, नीड, जरूरत क्या है ऑडिट करने की, नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर, उनकी नीड क्या है, और ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, एक समझ चाहिए, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम कि भाई क्यों इस प्रोग्राम का हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल है इसके ऊपर, तो क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे हम इसको इवेल्युएट करें, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। अब आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रीवियस ऑडिट के कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है जो करंट ऑडिट पे भी अफेक्ट कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ डेटा क्या ले, ठीक है, जो अफेक्ट कर देते हैं ऑडिट एविडेंस को, जो अफेक्ट दैट कुड यूज एज ऑडिट एविडेंस एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो हम उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखेंगे, और वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एक्सपर्ट हम यूज कर सकते हैं क्या टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, क्या प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू ऑडिट, क्या सफिशिएंट स्टाफ और अदर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी क्या, तो वो सब अवेलेबिलिटी करवा देना, और राइटिंग प्लान, रिटर्न ऑडिट प्लान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल। और प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, तो वही रिटर्न ऑडिट प्लान होना, ठीक है, रिटर्न ऑडिट प्लान होना, तो ये तो हमने पढ़ा ही था। अब रिटर्न ऑडिट प्लान में फिर वो प्लानिंग की बात कर ली हमने, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी प्रोग्राम, एक एंटिटी प्रोग्राम की समझ होना, ठीक है, तो प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। अब फैक्टर टू बी कंसीडर, देखो आपको ये फैक्टर कंसीडर करना चाहिए जब आप प्लानिंग करो परफॉर्मेंस ऑडिट। तो जब आप प्लान करो परफॉर्मेंस ऑडिट में, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। जब आप प्लानिंग करो परफॉर्मेंस ऑडिट, तो आपको ये फैक्टर्स का ध्यान रखना है। और प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एक एंटिटी को समझो, प्रोग्राम को समझो जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब जो हमने क्या लिखा, प्रो AF, ठीक है, तो प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी फंक्शन, तो ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्लानिंग और एंटिटी ऑफ प्रोग्राम, डिफाइन करो ऑडिट ऑब्जेक्टिव कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ठीक है, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, तो नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप देख लो कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर एक स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड कर लो, ठीक है ना।
एक ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके स्कोप ऑफ ऑडिट आप हो जाता है डिटरमाइन, क्योंकि मेरा आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो आपका ये स्कोप कवर है। फिर एक ऑडिट क्राइटेरिया आप बनाओगे, ठीक है, तो यही अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो इवेल्युएट द मैटर एक डिटरमाइन करना पड़ता है ऑडिट क्राइटेरिया। फिर एक ऑडिट अप्रोच रहती है करने की, फिर आप ऑडिट क्वेश्चंस डेवलप करोगे, ठीक है। तो ऑडिट स्कोप देखो अब क्या होगा, एंटिटी जिसका ऑडिट कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, क्राइटेरिया, इसका निमोनिक अभी टेम्परली तो अपन बोल सकते हैं इसका क्वेश्चंस, तो इसका की जगह ओ आई की जगह ओ कर देना तो उसका, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट तो हर जगह कॉमन है, ऑब्जेक्टिव, ऑडिट स्कोप और क्राइटेरिया डेवलप करेंगे एंड ए से अप्रोच, ऑडिट अप्रोच एंड ऑडिट क्वेश्चन डिटरमाइन करेंगे। असेस ऑडिट टीम स्किल्स, तो वही है कि हम ऑडिट टीम स्किल्स को देखेंगे और फिर जो है इसका क्वेश्चन होने के बाद असेस करेंगे ऑडिट टीम स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड एक्सपर्टीज। तो एक ऑडिट टीम स्किल को हम जो है असेस करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड एक्सपर्टीज की, यार आउटसाइड एक्सपर्टीज की मदद लगेगी क्या। फिर एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, राइट, एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स की, भैया चलो ठीक है ये ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, इस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज एंड इंटीमेशन ऑफ ऑडिट एंड अकॉर्डिंगली आप ऑडिट इंटीमेट करोगे, ठीक है, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट। तो आप ये प्लानिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन तक तो चलो ठीक है सब। फिर उसके बाद क्या बोला है, असेस करना ऑडिट टीम स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड एक्सपर्टीज, ठीक है। तो ऑडिट टीम स्किल्स, ठीक है, ऑडिट टीम स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड एक्सपर्टीज हमने ये देख लिया, क्योंकि यार वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बन जाएगा और टाइम टेबल एंड एक टाइम टेबल बन जाएगा, रिसोर्सेज जो हमको जो है टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज एंड इंटीमेशन ऑफ ऑडिट, बकायदा इंटीमेशन ऑफ ऑडिट। तो टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट टीम स्किल्स जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपर्टीज़ का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे जो भी है, और एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स बनने के बाद एक टाइम टेबल और रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज की नीड है और टाइम टेबल है एक बन जाएगा, फिर इंटीमेशन, और फिर ऑडिट का इंटीमेशन करेंगे कि देखो हमने सब तैयारी कर ली है, अब हम इंटीमेट कर रहे हैं, चलो ऑडिट स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। प्लानिंग, परफॉर्मेंस ऑडिट और फैक्टर टू बी कंसिडर, जब हम प्लान कर रहे हैं तो कि सामने की नीड, हमारी समझ और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, जो क्राइटेरिया है, जो इवेल्युएट एक उसको आइडेंटिफाई करना, प्रीवियस ऑडिटर के कुछ रिकमेंडेशंस है, ठीक है, और सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेटा, उसकी वैलिडिटी, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि भैया सोर्स ऑफ डेटा क्या, उसकी वैलिडिटी कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, कि यार ये डेटा को हम ऑडिट एविडेंस से यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और क्या हमको दूसरे ऑडिटर के एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ कर सकते हैं क्या, तो ठीक है, और प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑडिट प्लान डेवलप होगा। तो सी 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 8, 9, 10। अब ये जो है ये पॉइंट्स तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। नीड ऑफ पोटेंशियल यूज़र, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कंप्लायंस आ गया तो कंट्रोल्स भी आ गया, तो इनका तो ध्यान दिया ही जाएगा जब हम ऑडिट कर रहे। तो 1, 2, 3, 4 तो हो गया। साथ ही साथ 8, 9, 10 में क्या है कि वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एक्सपर्ट हम यूज़ करें क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, सफिशिएंट स्टाफ और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और रिटर्न ऑडिट प्लान आप बना लो। तो 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ये 7 पॉइंट तो ऐसे हो गए। फिर 3 पॉइंट है जो समझने लायक है कि क्राइटेरिया इवेल्युएट करना, क्योंकि अब इधर तो इंपॉर्टेंट यही है क्राइटेरिया बनाना, ठीक है, ये भी हमने एक बार पढ़ लिया, पर यही है कि आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की, जो प्रीवियस ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है क्या वो अफेक्ट करते क्या करंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, एक ये हमने देख लिया। और सोर्सेज ऑफ डेटा दैट कुड यूज, ठीक है, ये सोर्स ऑफ डेटा हम यूज़ करेंगे क्योंकि शैल बी कंसिडर एज वैलिड एंड रिलायबल, की यूज़ करेंगे एज एन ऑडिट एविडेंस एंड कंसिडर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस डेटा, एंड कंसिडर करते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस डेटा। फिर ठीक है, हमने इकोनॉमी और इफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट रेशियो और एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो वो सब हमने देखा, ठीक है। और अल्टरनेटिव तरीके है क्या उस अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव, तो ये एलिमेंट्स हमने पढ़े। फिर प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में बात करें कि फिनेंशियल ऑडिट है, तो इसमें वो फिनेंशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इसको काय को देख रहे हैं, क्योंकि यही तो है जो सेफगार्ड करते हैं एसेट को, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की कंप्लीट और एक्यूरेसी का ध्यान यही तो रखते हैं, तो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल तो होना ही चाहिए, और ओपिनियन करना है एक्सप्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रोप्राइटरी ऑडिट में भी यही है, 3 टेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टमर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना कि, और एम्फेसिस करना सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, लुक इन, हाँ ठीक है, एम्फेसिस करना सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन पे, एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है, ये कंसिडर करते हुए फिनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो फिनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर,
एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इन तीनों को कंसीडर करते हुए हमको सब्सटेंस देखना चाहिए। फिर वो जो है 4 प्रिंसिपल है कि एक्सपेंडिचर विजिलेंट होने चाहिए, ठीक है, और सैंक्शन कर रहे एक्सपेंडिचर तो अपने ओन एडवांटेज के लिए नहीं करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर रहे हो तो पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के लिए नहीं करना, रेम्यूनरेशन जो एग्रीड है तो कोई अदर रेवेन्यू भी ओपन नहीं होने चाहिए। फिर प्रोप्राइटी एलिमेंट इन कारो है तो 3, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 15, तो 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 15 आते हैं। तो ये जो मैं एलिमेंट है ये मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, आपको ईज हो जाएगा ये समझने का। तो सबसे पहले थर्ड वाला पॉइंट है जो कारो का पॉइंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि लोन गिवन बाय कंपनी। तो वही है कि जब भी आप लोन ग्रांट कर रहे हो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कर रहे हो, ठीक है, टू कंपनी फ्रॉम LLP या अदर पार्टीज जो कवर्ड है रजिस्टर में, तो एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोन पे कर रहे हो और टर्म प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक कंपनी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन है भाई आप लोन दे रहे हो तो भैया कुछ रिकवरी के स्टेप्स होते हैं, तो रिकवरी के स्टेप्स भी आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो रिकवरी के स्टेप्स भी है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो रीपेमेंट रेगुलर है कि नहीं लोन का, ठीक है, और शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो है वो स्टिपुलेटेड डिसाइडेड है कि नहीं, लोन का रीपेमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लोन दिया है कि नहीं दिया है, और कल को नहीं हो रहा है प्रॉपर तो चलो अमाउंट ओवर ड्यू है एक्सीडिंग 90 डेज, तो रीजनेबल स्टेप्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो रिकवरी करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा लोन गिवन बाय द कंपनी, तो इधर वही लोन गिवन बाय द PSU जो भी है। 3, 7, 8, 9, 10, 11 स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, तो वही स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है तो वो रेगुलर पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रेगुलर है क्या। इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़, तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है तो रेगुलर है कि नहीं, और अगर कभी रेगुलर नहीं है तो क्या ड्यू मोर देन 6 मंथ है, तो ऐसे केस में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। और चलो ठीक है जो डिस्प्यूटेबल है तो आपको बताना पड़ता है कि ड्यूज़ अगर आपने डिपॉजिट नहीं करे क्योंकि डिस्प्यूट है, द अमाउंट इन्वॉल्व, तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और किधर ये डिस्प्यूट है और किस साल का डिस्प्यूट है, अमाउंट, फोरम और किस साल का डिस्प्यूट है। तो 8 के रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, तो 3 और 8 हो गया लोन टेकन बाय कंपनी और रीपेमेंट ऑफ लोन, कि शायद लोन टेकन बाय कंपनी था ये थर्ड वाला, लोन गिवन बाय कंपनी, सॉरी लोन गिवन बाय कंपनी, तो लोन दे रही है कंपनी और कंपनी इधर रीपेमेंट की बात कर रहा है, मतलब पैसा जा रहा है, एक तरीके से पैसा जा रहा है। तो लोन दे रही है या तो लोन दे रही है या लोन लेकर रीपेमेंट कर रही है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो फॉलोइंग मैटर रिपोर्ट कि कंपनी ने क्या डिफॉल्ट किया है क्या रीपेमेंट में, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट से, डिवेंचर होल्डर से लोन जो लिया है क्या डिफॉल्ट करा है क्या, डिफॉल्ट करा है तो पीरियड और अमाउंट बता दो। और अगर डिफॉल्ट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को किया है तो लैंडर वाइज डिटेल भी देनी पड़ती है, मतलब डिवेंचर होल्डर के केस में लैंडर वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन। तो थर्ड हो गया गिवन बाय कंपनी, 7 हो गया स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8 है रीपेमेंट ऑफ लोन, 9 है कि यूटिलाइजेशन ऑफ IPO, तो जो है IPO FPO जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वेदर मनी रेस्ड बाय IPO पब्लिक फॉर द पब्लिक ऑफर, तो टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, अप्लाई हो रहा है कि पर्पस के लिए, और अगर नहीं हो रहा है तो डिटेल टुगेदर विद द डिले, अगर डिटेल टुगेदर विद द डिले, अगर डिले है या डिफॉल्ट है, या तो अप्लाई नहीं करा है या तो आपने डिले अप्लाई किया, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ती है। फिर ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ता है कि फ्रॉड बाय कंपनी या ऑन कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय, तो हैज़ बीन नोटिस और रिपोर्टेड, तो अगर नोटिस और रिपोर्टेड है तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। तो हैज़ बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो नोटिस और रिपोर्टेड हुई है क्या ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है कि क्या वो नोटिस और रिपोर्टेड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको नेचर और अमाउंट बताना पड़ता है। फिर 11 अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो अगर जब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्विजिट अप्रूवल, तो वही बात है कि अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, तो वेदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर पे करो, प्रोवाइड करो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्विजिट अप्रूवल मैंडेट बाय द प्रोविजन, तो 197 के अकॉर्डिंग आपने अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया है, और कल को चलो नहीं लिया है अप्रूवल, आपने नहीं लिया अप्रूवल, तो स्टेट द अमाउंट इन्वॉल्व एंड स्टेप टेकन बाय कंपनी फॉर द रिफंड, कि वो आपने रिफंड के लिए कुछ करा है कि नहीं करा है। तो 7, 8, 9, 10, 11, फिर 15 आ जाता है कि क्या 15 ये आ जाता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या कंपनी एंटर हुई है क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन में विद डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विद हिम, और इफ सो तो क्या उन्होंने 192 सेक्शन फॉलो करा है कि नहीं करा है। तो 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 15 आ जाता है, तो 15 नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। फिर 11, 7, 8, 9, 10, 11 आता है अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है जो अपना 11% है, तो ऐसे अपना 11 हो जाता है। फिर ठीक है, और अप्रूवल के हिसाब से कराए कि नहीं कराए, और अगर अप्रूवल नहीं है तो अमाउंट इन्वॉल्व और स्टेप टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी। फिर 10 होता है फ्रॉड की रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर 9 होता है यूटिलाइजेशन, कि आपने लोन लिया है, देखो 9 में यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो वो लोन लिया है और बाकी रीपेमेंट ऑफ लोन है 8 में। 7 है स्टैट्यूटरी ड्यूज, और
3 में भी क्या है कि रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय कंपनी, तो लोन दे दी है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी ने लोन दिया है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किसे, कंपनी फर्म को, पार्टीज को, ठीक है, तो कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, या पार्टीज इन द रजिस्टर अंडर सेक्शन 189। तो ये सब चीज़ें हैं देखी पड़ती है, और इस तरीके से हमारा जो है पीएससी ऑडिट ओवर हुआ है। तो मैं पीएससी ऑडिट के पेज पे वापस जाता हूँ, और इस तरीके से हमारा जो पीएससी ऑडिट ओवर होता है। होप्सो ये थोड़ा सा 45 मिनट्स का इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, एंड ठीक है, तो होप्सो आपको अच्छा लगा होगा। ये जैसा भी है आप प्लीज़ इसको एक बार अपनी तरफ से ही बताइएगा कि कैसा है, क्या है, आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट का वेट रहेगा। सो इससे हेल्प मिल जाएगी आगे के फर्दर जो है वीडियोस बनाने में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।